नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम अकेडमी विथ अखिलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? इस समय बहुत ज़ोर शोर से महाकुंभ का मेला चल रहा है और महाकुंभ में चूँकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच आप अपने एग्ज़ाम को कतई मत भूलिएगा। एग्ज़ाम की डेट हालांकि थोड़ी सी आगे खिसकी है, लेकिन यह मानकर मत चलिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है। सब आनंद लीजिए, जाइए प्रसाद ग्रहण करिए कुंभ में, ठीक है? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी यानी टीचर्स लाइन की तैयारी जो भी करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे कहाँ, इलाहाबाद में रहते हैं। और इलाहाबाद इस समय, ठीक है, जमावड़ा हुआ है बहुत सारे भारत और विश्व के लोगों का, ठीक है, क्योंकि महाकुंभ 144 वर्षों का संयोग जो बना है, ऐसा बताया गया है लोगों के द्वारा, तो जिसको देखने के लिए तमाम सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन आप खाइए पीजिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम को ध्यान में रखिए। देखिए, आज जो खुद को आंकने, अंदाजने और कितने पानी में है यह पता लगाने के लिए आज यूपीटीजीटी परीक्षा 2025 की तैयारी का आकलन करने के लिए लगा है 2013 का पेपर, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां थोड़ी सी व्याख्या भी की जाएगी, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिएगा। आप यह मानकर चलिएगा कि देखते हैं कितना क्वेश्चन हमारा सही होता है और कितना गलत होता है। फिर जैसा कि मैं आपसे बताता रहता हूं कि अपने आकलन में आप यह पता अवश्य लगाइएगा कि पेन कहां गई, पेन, कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2013 में आया था, क्योंकि एक क्वेश्चन कॉमन रहता है, ठीक, 4 क्वेश्चन वहां पहले क्वेश्चन में दिए रहते हैं जो चारों सब्जेक्ट से रहते हैं, इसलिए दूसरे क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करिएगा। और ये क्वेश्चन लगा है ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत जिस संस्थान का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है, जिस संस्थान का निर्माण नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है ये, ठीक। तो देखिए, अगर हम ब्रेटन वुड्स समझौता की बात करें तो ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। और इस समय देखिए आपके बने कौन कौन से थे? विश्व बैंक बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना, और 1944 के बाद 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ये दोनों तो 44 में ही बन गए थे, ठीक है। विश्व बैंक को IBRD कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF कहते हैं। क्लियर? 1944 में, लेकिन इसके तुरंत बाद इसी की उपज थी 24 अक्टूबर। क्या 24 अक्टूबर को क्या बना? 24 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था। तो ये माना जाता है कि ब्रेटन वुड्स समझौते की ये तीनों उपज थी। तो इसका जो आपको पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, यह 1 जनवरी 1995 में बना है। 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। क्लियर? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। यहां से 4 क्वेश्चन आपके लगभग बता दिए गए। आगे देखिए, कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर घरेलू दर को, यहां डॉट डॉट होगा, जो आप पेपर में देखेंगे यहां डॉट डॉट होगा, प्रभावित करती है। तो देखिए, घरेलू कह रहे स्थिर विनिमय दर
किसको प्रभावित करती है? तो स्थिर विनिमय दर जो है कीमत को भी प्रभावित करेगी, आय को भी प्रभावित करेगी और ब्याज की दर को भी प्रभावित करेगी, यानी उपर्युक्त सभी को प्रभावित करेगी। ठीक है, उपर्युक्त सभी को प्रभावित करेगी, ये ध्यान रखने की बात है। अगला है कि 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या थी? क्लियर? प्रश्न नंबर चौथा आपका है। कौन सा? प्रश्न नंबर चौथा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, ये जो आपके पास ऑप्शन होंगे, अब ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो 4.8 थी। क्या थी? 4.8। आपका एग्जाम 2025 में होगा, इसलिए आपको कितना 23-24 की पूछी जा सकती है। ठीक है, 23-24 की ध्यान रखिएगा, और 24-25 की पूछी जा सकती है। तो देखिएगा, हम 2013-14 की ना जानकर 2023-24 की बात करते हैं और 2024-25 की बात करते हैं। ठीक है, दोनों में आंकड़े आपको एकदम अद्यतन है। ठीक है, करंट अफेयर्स है, एक जान लीजिएगा, आर्थिकी से लिए गए हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, कितना कितना थी? तो देखिए 23-24 में 9.6% थी, और यदि हम 24-25 की बात करें तो 1 पॉइंट बढ़ी है, यानी 9.7% हुई है। तो ये आपका आंसर, इसमें से कोई सही होगा, जो पूछा जाएगा आप लगा दीजिएगा। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितनी है? तो 9.6 है और 9.7 है। कह रहा है कि यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो तो उदासीनता वक्र क्या होता है? उदासीन का मतलब होता है, ठीक है, दो वस्तुओं का ऐसा संयोग, ठीक है, जिसमें से कोई भी संयोग समान संतुष्टि को देता है। ठीक है, समान संतुष्टि को देता है, ऐसे वक्र को ही उदासीनता वक्र कहते हैं। क्लियर? तो ये कह रहा है कि अगर दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो तो उदासीनता वक्र कैसा होगा? तो आप जान लीजिएगा, उस समय उदासीनता वक्र कितना होगा? दो अक्षों के मध्य 45 अंश का सीधी रेखा बनाएगा, ये। ठीक है, 45, ये 45 अंश का कोण बनाता हुआ होगा उदासीनता का वक्र। क्लियर? इंडिफरेंस कर्व इसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये देखिए y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो यहां y वस्तु ले लेंगे और यहां x वस्तु ले लेंगे। क्लियर? ये हो गया। अगर यही आपसे पूछता कि यदि दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हैं, ठीक है, तो उसका उदासीनता वक्र कैसे होगा? पूर्णतः पूरक के संबंध में, पूर्णतः पूरक के संबंध में, पूरक के संबंध में उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र कैसा होगा? तो यल आकार का होगा। ये देखिए, इसका ऐसा बनेगा, क्योंकि एक जितना अपनाएगा दूसरा उतना छोड़ेगा, जितनी दूसरे वस्तु की इकाई को हम छोड़ेंगे और अगली वस्तु की इकाई को उतनी ही मात्रा में लेंगे। तो इसका आकार कैसा होता है? आईसी कर्व, आईसी कर्व इसे कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये होगा है यल आकार का, अंग्रेजी का अक्षर यल आकार का। ठीक है, पूछा गया है ये प्रश्न दोनों, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। आगे है, कह रहा है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? सामान्य वस्तुएं, निम्न श्रेणी की वस्तुएं, निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी या आवश्यक वस्तुएं। तो मैं बता दूं, आप दो चीजों में कंफ्यूज होंगे। एक निम्न श्रेणी की वस्तुएं, एक निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। तो ये निम्न में से भी निम्न होती हैं, निकृष्ट कहते हैं इनको। ठीक है, और इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इस वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम काम नहीं करता। मांग का नियम काम नहीं करता क्योंकि इसका मांग वक्र जो होता है धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है।
ये स्थिति होती है, ठीक है। ये गिफिन वस्तुओं के संबंध में है कि यदि कीमत घटती है तो मांग घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, ठीक है। कीमत और मांग में कैसा सीधा संबंध होता है, यानी धनात्मक संबंध, धनात्मक संबंध यानी सीधा संबंध होता है, सीधा, ठीक है। ये है गिफिन वस्तुएं, ठीक है। कौन सी वस्तुएं? गिफिन, ऐसे वस्तुओं का, ये गिफिन जो है नाम है एक व्यक्ति का, अर्थशास्त्री का, जिन्होंने मांग, जो मार्शल द्वारा मांग का नियम दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उस व्यक्ति को चैलेंज किया था इन्होंने, ठीक है, कि नहीं, हर वस्तु के संबंध में ऐसा नहीं होता है, जो वस्तुएं निम्न कोटि की हैं उन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम विपरीत नहीं, ठीक है। मांग का नियम वहां काम नहीं करता। मांग का नियम क्या बताता है? मार्शल के द्वारा दिया गया है। सामान्य तौर पर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं और अधिक कीमत पर कम वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इसीलिए मांग का नियम जो बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, ठीक, क्या विपरीत संबंध होता है। और सामान्य, ये तो गिफिन का था, ये गिफिन का मांग वक्र है, लेकिन यदि सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र बनाएंगे तो ये होगा डिमांड कर्व, ठीक है। ये क्या है? सामान्य वस्तुओं के संबंध में है, ठीक है। ये कीमत है आपकी और ये है मांग, क्या है? मांग यानी मात्रा, क्लियर। तो ये सामान्य वस्तुओं के संबंध में, सामान्य वस्तु, और ये है गिफिन वस्तु। अर्थशास्त्र बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बस केवल आप समझ कर पढ़िए इसको, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि देखिए ये चैनल पे आपको हाई स्कूल के भी तमाम सारे मटेरियल जा रहे हैं, ठीक। तो हाई स्कूल स्तर का ही अध्यापक बनना है, इंटर स्तर का ही अध्यापक बनना है, और वो चूंकि मैं अध्यापक हूं तो बच्चों का मुझे पढ़ाना रहता है, तो ये वीडियो भी जा रहे हैं, लेकिन आप अपना देखिएगा क्योंकि आपको अपनी जरूरत है, ठीक। और जहां कहीं कमी लगे तो उसको बताइएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि आप और हमारे में बहुत अंतर नहीं है, आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं और थोड़ा भी ध्यान दे दिए। और मेरी पहली वीडियो कि 100 दिन की सफलतम रणनीति वाला जो है, अगर उसको ध्यान में रखकर अपना अध्ययन किए तो इस बार जरूर आपका एक पद होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि जब मुद्रास्फीति 10% से 20% के बीच होती है तो वह क्या कहलाती है? रेंगती, चलती, दौड़ती या अतिस्फीत। तो देखिएगा इसमें दौड़ती सही होगा। ये यसन लाल सर की पुस्तक है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, वक्र बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आंसर आपको बताया जा रहा है एथेंटिक बुक से है, क्योंकि यही लाल सर की बुक, आहूजा सर की बुक, यही जो है, और अंग्रेजी में कुट्स्यानी, यही जो है आयोग में आधार बनती है किसी प्रश्न के डिस्कस का, ठीक है ना जी। हाँ, झिंगन भी आप पढ़ रहे होंगे लेकिन किसी एक बुक को आधार बनाइए और उसी को खूब पढ़िए। कहते नहीं कि 70 बुक मत पढ़िए, एक बुक को 70 बार पढ़िए, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्लियर। हम लोगों का सफर 63 क्वेश्चन तक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर पढ़ना ठान लिए हैं तो 6 घंटा 7 घंटा सोइए आराम से, 8 घंटा सो लीजिए, खा लीजिए उसी में, लेकिन आप कम से कम इस समय 12 से 13 घंटा पढ़िए, ठीक है। एक बार किताब पढ़ने से मन उब जाए तो पेपर को हल करिए, पेपर से मन उब जाए तो मेरे जैसे जो भी वीडियो हैं आपको इकोनॉमिक्स के दिख रहे हैं, इतिहास के दिख रहे हैं, या भूगोल के, जो आपका टॉपिक हो, जिसको आपने चुना हो उसको देखिए और अपनी कमी को पहचानिए कि 62-63 क्वेश्चन में हमारा गलत कौन सा हो रहा है और किस पोर्शन से गलत हो, उसी पे मेहनत करिए। देखिए आपकी मेहनत रंग लाएगी। विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखिए
IBRD, ये तो विश्व बैंक ही है, यह भी है, ठीक है। अच्छा ऐसे मत लगाइए नहीं तभी दिक्कत कर जाएंगे। यह भी है संस्था, ठीक है। ADB यह नहीं है, IDA यह भी है, और MIGA मीगा कहते हैं इसको, MIGA मीगा कहते हैं। ये ID ये है, ये भी है, यही ADB यह नहीं है, ठीक है। इसको आप जानते हैं IBRD, ऐसे अंग्रेजी में लिख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यही नहीं है, बाकी तीनों संस्थाएं विश्व बैंक की संस्था कहलाती हैं, ठीक है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि देखिएगा कि स्थापना कब हुई है, ठीक। तो IDA देखिए 1960 में बना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये 1944 में बना है, कब? 1944 में बना है। मीगा देखिए 1988 में, यानी ये 1988 में बना है। और यदि हम ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह बना है 1966 में। कभी कभी क्रम सजाने के लिए आ जाता है, तो आप ध्यान देंगे सबकी स्थापना वर्ष और कौन सी विश्व बैंक की संस्था है ये भी। इसको IDO के उदार ऋण की खिड़की कहते हैं, उदार ऋण की खिड़की, ठीक है। ये भी प्रश्न बना है कभी कभी। आइए, कह रहा है कि लेविस्टीन यहां लिख दिए, लेवेंस्टीन के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शून्य योग्य क्रियाएं इससे संबंधित नहीं होती हैं। जल्दी से आप इसका आंसर पहले दीजिए, फिर देखिए कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। विनिमय क्रियाएं से शेयर्स का व्यापार, उत्पादन की क्रियाएं, अनुत्पादन क्रियाएं नहीं है, देखिए पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं क्या है? उत्पादन क्रिया नहीं है, बाकी सभी इससे जुड़ी हुई हैं। बाकी क्या है? सभी इससे जुड़ी हुई हैं। जब लेवेंस्टीन को आपको पढ़ाया जाएगा तब ये चीज बहुत स्पष्ट होगी, क्योंकि उतना ना तो टाइम है, ठीक, कि यहां सारी व्याख्याएं की जाएं। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उनके दिमाग में ये बात आ गई होगी। कह रहा है कि भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि जोत, उपविभाजन और विखंडन, ठीक है, किसानों की उदासीनता, किसानों की गरीबी, यांत्रिक उपकरणों की कमी। जल्दी से बताइएगा प्रश्न नंबर 10 का जवाब क्या होगा? ठीक है, जोत, उपविभाजन एवं विखंडन। भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि, ठीक है, क्या कारण है भाई? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 10, ठीक, नहीं है क्योंकि क्या? जोत, उपविभाजन और विखंडन, किसानों की उदासीनता, किसानों की गरीबी, यांत्रिक। तो मैं बता दूं, यही यहां की जोतें जो हैं छोटी छोटी हैं। क्या है? जोतें छोटी छोटी हैं, इसीलिए प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि जोत, उपविभाजन और विखंडन, यही कारण है कि जोतें छोटी छोटी हैं, जिसके कारण हम बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग ही नहीं कर सकते। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि कागजी स्वर्ण का अर्थ है यूरो, डॉलर, विशेष आहरण अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विशेष आहरण अधिकार इसे कहते हैं SDR, ठीक है। क्या कहते हैं? SDR कहते हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आगे देखिएगा, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बेरोजगारी के आकार में गिरावट आई, भुगतान संतुलन की समस्या का निवारण हो गया, निर्धन और समृद्ध वर्ग के बीच खाई भर गई, ठीक है,
बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि हुई। जल्दी से बताइएगा प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 जल्दी से बताइएगा क्या है। तो बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई। स्वतंत्रता के पश्चात लोगों को यह आभास हो गया क्या कि अब जो हम बचाएंगे उस पे हमारा ही अधिकार रहेगा। तो बचत भी बढ़ी और क्या हुआ, निवेश में भी वृद्धि हुई। ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, यह आर्थिक विकास से प्रश्न है। कह रहा है कि लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है। भूमि के अलग अलग उर्वरता होती है। उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत डेविड रिकार्डो का है। किसका है? रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। ठीक है, और इनके अनुसार देखिएगा प्रश्न नंबर 13 क्या सही है? तो उपयुक्त सभी सही है। सभी के कारण लगान प्राप्त होती है। भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जाहिर सी बात है, कहीं कंकड़ीली, कहीं पथरीली, कहीं उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया हुआ। सीमांत भूमि मतलब सबसे अंतिम भूमि जो होती है, सबसे बाद में हम उसका प्रयोग करते हैं। जो भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है उसकी सबसे ज्यादा लगान मिलती है। क्लियर? और भूमि की अलग अलग उर्वरता मतलब भूमियां भले अलग एक ही समान हो लेकिन उनकी उपजाऊपन में अगर कमी होती है, अंतर होता है, तो इसी के कारण हमको क्या मिलती है? लगान मिलती है। क्लियर? डेविड रिकार्डो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? विक्रय कर, भूमि आगम, मनोरंजन, कृषि कर। क्वेश्चन नंबर 14 जो किस से संबंधित है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो आय का सार्वजनिक आय का स्रोत है वो विक्रय कर है। कौन सा? बिक्री कर या विक्रय कर। ठीक। अगर आपको मजा आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये सेशन महत्वपूर्ण है, देखिए मैं अभी लाइव नहीं हो पा रहा हूं, जल्द ही तमाम सारी चीजें सही होने के बाद लाइव आने लगूंगा। लेकिन आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर मिल रही है तो अपने अनुसार इसको आप देख सकते हैं। लाइव का तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, वो अपने अपने टाइम के अनुसार होता है। रिकॉर्डेड को आप सोते समय देख सकते हैं। ठीक है, उठ कर देख सकते हैं, 12 बजे रात को देख सकते हैं, 4 बजे सुबह देख सकते हैं, जब मन करे तब। तो ये सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। ठीक है, आइए देखिएगा कि 62 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में लघु उद्योगों में निवेश की राशि की सीमा, ठीक है, अब तो ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो बढ़ गई है। ठीक है, देखिए उस समय जब ये क्वेश्चन था, ठीक है, तब की बात जो भी थी उसको आयोग ने गलत माना था। लेकिन अभी जो इस समय की बात मैं बताऊं, मैंने नोट किया है कि लघु उद्योगों के लिए कितना है? 10 करोड़। ठीक है, इसमें कोई 10 करोड़ है ये नहीं है। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, लघु उद्योगों के लिए कितना सीमा रखी है राशि की? 10 करोड़ तक, जो इसमें कहीं भी नहीं है। इसलिए ये वर्तमान परिदृश्य में ये क्वेश्चन सही नहीं है। लेकिन अब आएगा तो आप कितना लगाएंगे? 10 करोड़। कह रहा है कि उपयुक्त चित्र में संतुलन अवस्था दर्शा रही। उपयुक्त चित्र संतुलन अवस्था दर्शा रही। प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। इस चित्र मैं बनाऊंगा क्योंकि ये टाइप नहीं हो पाया है, ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। देखिए ये है, और अगर आप अर्थशास्त्री हैं तो निश्चित रूप से आप इसको जान रहे होंगे। ठीक है, ये बाजार का फिगर है। ठीक है, और जब क्या, जहां AR
बराबर एम आर होता है, एम आर होता है, ठीक है। तो ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। कौन सा बाजार है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ठीक है। देखिएगा, जहां ए आर को एम आर नीचे से कौन एमसी नीचे से काटती है, वहीं इस वस्तु का संतुलन होगा। क्या होगा? संतुलन होगा। क्या होगा? संतुलन होगा। अब बात आती है कि इससे ये तो संतुलन, जहां एमआर को एमसी काटती है वहीं संतुलन होगा। अब बात है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अब देखिए इसको, ये एमसी है, यदि एसी कौन, एसी इसको ऊपर से काटे, एसी का मतलब एवरेज कास्ट कहां से चली जा रही है? एआर से ऊपर से चली जा रही है, मतलब कास्ट अधिक हो गई। क्या हो गई? कास्ट अगर अधिक हो गई, देखिएगा मैं आपको बात बताऊं तो ये आय इतनी ही है, जबकि कास्ट इतने के बराबर है, तो इतने के बराबर हानि होगी। क्या होगी? हानि। और आपके ऑप्शन में सी ये बिंदु है, ठीक है। तो आप जानिएगा संतुलन का बिंदु कहां होता है किसी भी फर्म के, ठीक है। संतुलन का बिंदु कहां होता है? जहां एम आर बराबर होता है एमसी के, ठीक है। एम आर बराबर होता है एमसी के। लाभ हो रहा है कि हानि, ये कौन निर्धारित करती है? एसी निर्धारित करती है। और ए आर एम आर जब बराबर एक ही रेखा होती है तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता की। क्लियर? हाँ, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया है? ठीक है। मुक्त व्यापार, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन, संरक्षण, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। 17 का जवाब जल्दी से दीजिएगा, ठीक। तो देखिए भारत क्या करता है? आयात प्रतिस्थापन, ठीक है, और निर्यात प्रोत्साहन की नीति अपनाता है, ठीक है। आयात को हमेशा वह घटाना चाहता है और निर्यात को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। यही भारत की क्या है? नीति है। ध्यान दीजिएगा भाई। आगे कह रहा है कि उपर्युक्त चित्र में कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है? इसके लिए फिर चित्र है जो यहां नहीं बना है। अब इसके लिए भी मैंने चित्र बना लिया है, ठीक है ना जी। देखिएगा, ये आपका ये y वक्र है और ये x वक्र है। और वक्र के माध्यम से अगर अर्थशास्त्र आप समझ गए तो जान लीजिएगा फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये प्राइस है यानी कीमत, और ये क्या है? ये है आपका वस्तु। क्या है? वस्तु है। क्लियर? देखिएगा, ये आपका डीडी वक्र है। कौन सा वक्र है? डीडी, डिमांड वक्र, ठीक। डिमांड वक्र है। एक रेखा ये है, ये बता रही है P1 को, ठीक है, और एक रेखा ये है, यह बता रही है किसको? P0 को, ठीक है। P1 पर Q1 मात्रा मांगी जा रही है, कितनी? Q1, और P0 पे कितनी? Q0 मात्रा मांगी जा रही है, ठीक है। आयात शुल्क, यानी देखिएगा यह आपका यह, ठीक है, यह सप्लाई वक्र है। कौन है? सप्लाई वक्र, ठीक है। यस और यस डैश, यस यस और यस डैश। तो यहां बताना है कि उपयुक्त चित्र में से कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है। तो ये कौन सा कर प्रदर्शित किया है, जल्दी से आप जानिएगा।
ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। यदि आप इसको सही ढंग से समझेंगे तो आप जान पाएंगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नंबर 18। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा रहता है। यह कथन किसका है? 19। ठीक है, 19। ये वेगनर का क्या है? वेगनर का ये कथन है, क्योंकि वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया है कि करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकाल में यदि बढ़ाया जाता है तो वह समाप्त होने पर भी पूर्वावस्था में नहीं रहता। उसी प्रकार समझिए, जैसे यदि आपको 1 महीने ज़्यादा पैसा मिलने लगे, 2 महीने ज़्यादा पैसा मिलने लगे, तो आपके खर्च बढ़ जाएंगे, पॉकेट खर्च बढ़ जाएंगे, खाने पीने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। लेकिन जब कम हो जाता है तो पीछे आपको लौट कर नहीं आ पाते हैं जल्दी से, ठीक है, और आपको नुकसान होने लगता है। तो ये किसका है? वेगनर का है। किसका है? वेगनर। ठीक। 19। आइए देखिएगा, कह रहा है कि उत्पाद की परिवर्तनशीलता अनुपातों के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन हेतु सबसे अच्छी अवस्था है पहली, तीसरी, दूसरी, इनमें से कोई नहीं। 20वें क्वेश्चन का जवाब आप बताइएगा। ठीक है, तो जब आप उत्पादन से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करेंगे तो पता चलेगा कि दूसरी अवस्था सबसे बेहतरीन अवस्था होती है, क्योंकि पहली में संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। पहली में संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता, और तीसरी में, ठीक है, इतना ज्यादा होने लगता है कि संसाधन उसके एवज में कम पड़ने लगते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन अवस्था कौन सी है? दूसरी है। ठीक है। आगे कह रहे मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए, मंदी और बेरोजगारी दोनों को दूर करना है तो क्या अपनाया गया है? जल्दी से बताइएगा। नगदी कोष अनुपात को बढ़ाया गया, वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाया गया, नगदी कोष अनुपात को घटाया गया। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या घटाना है? बेरोजगारी और मंदी। बेरोजगारी और मंदी अगर घटाना है तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा छोड़नी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था में ज्यादा आय होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। अब आप चेक करिए कि ज्यादा पैसा कब होगा? जब बैंक ज्यादा उधार देंगे लोगों को तो ज्यादा पैसा होगा। बैंक कब ज्यादा उधार देंगे? जब नगदी कोष यानी CRR को घटाया जाएगा, वैधानिक कोष को घटाया जाएगा, यानी SLR को घटाया जाएगा। तो ये दोनों सही होंगे, B और C। अगर ये बढ़ा दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो मंदी दूर हो पाएगी, ना तो बेरोजगारी दूर हो पाएगी। CRR, ठीक है, मैं याद करने के लिए कहता हूं सेल्फ। ये जानिए, किसी जमा का व्यापारिक बैंक जो अपने पास रखता है, अपने पास रखा तो उसे हम अपने पास रखता है, उसे हम SLR कहते हैं। ठीक है, क्या? सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टेटरी लिक्विड रेशियो। और जो RBI के पास रखता है उसको CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। ठीक है ना जी। हाँ, व्यापारिक बैंक ये काम करते हैं क्योंकि व्यापारिक बैंक ही मुद्रा साख निर्माण करते हैं, बाकी RBI जनता से कोई लेन देन नहीं करता है। कह रहा है कि उपयुक्त चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति के उपाय हैं। उपयुक्त चित्र में क्वेश्चन नंबर 22 का फिर देखिए चित्र दिया गया होगा। ठीक है, चित्र दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा। मैं बनाने की कोशिश कर दे रहा हूं, बना ही दे रहा हूं, बनाने की कोशिश क्या है। इस तरह से फिगर होगा। ठीक है,
इस तरह से एक रेखा गई होगी 45 अंश में, और देखिए यहीं से ये आपकी Z0 होगी और A होगी Z1, क्या होगी Z1। Z1। देखिए मैप को यहां समझने के लिए निश्चित तौर पे आपको एक बार मन से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इसको लेकर आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। B0 और इसे कहते हैं A0, ठीक है, और फिर यहीं से एक A1 टाइप की ऐसे डॉटेड लाइन है A1, तो ये है Y अक्ष और ये है X अक्ष, ठीक है। इस पे वस्तु A दी गई है, B दी गई है B, और इसको वस्तु कौन सी दी गई है, A दी गई है। पूछ रहा है उपयुक्त में से, तो ये क्या है, कौन सी स्थिति है 22 का, तो देखिएगा ये है तटकर प्रशुल्क जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रशुल्क। जब आप प्रशुल्क वाला पढ़े होंगे, टैरिफ जिसे कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह का फिगर उसमें मिलेगा, प्रशुल्क या टैरिफ। ये किसको दर्शा रहा है, टैरिफ को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, टैरिफ को दर्शा रहा है। आगे कह रहा है वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, प्रमुख आयातक वस्तु है। कौन सी वस्तु को भारत आयात करता है, इलेक्ट्रॉनिक, खनिज तेल, खाद्यान्न पदार्थ या मशीनें। तो देखिएगा भारत सबसे अधिक कौन सी चीजें मंगा रहा है, 2023 कर रहे हैं, ये 2013 का प्रश्न है, 23वां प्रश्न नंबर 23 है। तो भारत आज भी इसी को मंगा रहा है, इसको पेट्रोलियम कहते हैं। खनिज तेल को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। बाकी सभी चीज तो भारत में है, पेट्रोलियम गैस इस तरह की चीजें बहुत कम हैं, ठीक है, जिसको खनिज तेल कहते हैं। आगे देखिएगा कह रहा है कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है अल्प रोजगार से, पूर्ण रोजगार से, ऐच्छिक बेरोजगारी से या अनैच्छिक बेरोजगारी। 24 का प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, जल्दी से दीजिए, ठीक है। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वह हमेशा मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि उनका मानना था कि जितने लोग हैं वो कोई न कोई काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई न कोई काम कर रहे हैं और एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कोई बेरोजगार बैठेगा ही नहीं, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति। जैसे एक लोग गेहूं उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरे लोग चावल उत्पादन कर रहे हैं, तीसरे लोग जूता बना रहे हैं, चौथे लोग कपड़ा बना रहे हैं, पांचवें लोग कोई मशीन बना रहे हैं, और ये दोनों तीनों चारों पांचों आपस में सभी वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, इसलिए कभी अधिक उत्पादन की स्थिति ही पैदा नहीं होगी। इसी को पूर्ण रोजगार कहते हैं, ठीक है। रिकार्डो मिल से ये सब इसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की श्रेणी में, जिसे क्लासिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लासिकल। अवधारणा को चित्र में पहचानिए, अवधारणा को चित्र में पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद ये 25 भाई, कौन सा है, 25, ठीक। देखिए ये प्रश्न नंबर को पहले सही करिएगा, ये 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 देखिएगा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं समष्टि अर्थशास्त्र की चीज है, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि तो आप समझ रहे होंगे, मैक्रो एंड माइक्रो, यक्स वो देखिएगा। इसमें यह एक रेखा है, जो अर्थशास्त्री होंगे वो जान जाएंगे, जो अर्थशास्त्री होंगे वो जान जाएंगे, ठीक। देखिए पहले मैं
पूरी तरह से खांस लेता हूं, इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि इन सभी को पढ़ने के लिए क्या होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। देखिए ये पहली रेखा जो आपको बता रही है ये सी, ठीक है, ये सी प्लस आई, ये सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। उपभोक्ता, इसमें गवर्नमेंट सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। और ये रेखा जो आपकी है ये सफेद वाली, ठीक है, ये किसको बताती है, Z और ब्रैकेट में C प्लस यस को। क्लियर। Y1 और Y0। अब देखेंगे ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसकी थियरी नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ कितना भी बता दूं, इसकी थियरी जब तक आप नहीं करेंगे थोड़ा सा, तब तक नहीं, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें बता सकूं। इसलिए मैं फिगर तो बना दे रहा हूं, लेकिन उसका यहाँ पर डिस्क्राइब करना थोड़ा कठिन होगा, ठीक है ना जी। और यह एक लाइन ऐसे बनेगी जिसको हम क्या C प्लस आई प्लस जी ही कहते हैं, ठीक है। ये किसको बता रहा है, या उदाहरणा को चित्र में पहचानिए तो देखिएगा इसका जो यह स्फीतिक अंतराल को बताता है। किसको बताता है, स्फीतिक अंतराल। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। आप कहां जाइएगा, मैक्रो में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में जाइएगा, एसएन लाल की बुक ले लीजिएगा या आहूजा सर की, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। और यदि नहीं आएगा तो मैं इसको समझा दूंगा, एकदम आसान है ये। क्लियर। अब देखिएगा कह रहा है कि अगर प्रारंभिक जमा रुपए 1 लाख है, नगदी कोष नगदी शेष अनुपात 20% है, तो ऋण की उत्पत्ति क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है कि प्रारंभिक जमा कितनी है, प्रारंभिक जमा कितनी है आपकी 1 लाख रुपए, कितनी है 1 लाख रुपए। और CRR कितना है, CRR कितना है 20% है। तो 1 लाख रुपए का 20% काटिएगा, 1 2 एक ए और एक ए, बचा कितना आपका, ठीक है। यहां 10,000 हुआ और 10,000 2 में गुणा करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 20,000। कितना 20,000। अब इसी को कितना 1 लाख में से घटा लेंगे, कितना 1 लाख में से 20,000 अगर माइनस कर लेते हैं, -20,000, ठीक है। तो बचता कितना है 80,000। कितना बचता है 80,000। ऋण की उत्पत्ति, ऋण की उत्पत्ति होगी 80,000। अब देखिए यही धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे 7 बार इसी तरह से जाएगा प्रोसेस में। कितना 7 बार लगभग चला जाएगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर अगर 7 बार ले जाएंगे, बार बार घटाते, फिर 8,000 का फिर 20% निकालेंगे, ठीक, 80,000 का फिर 20%, ऐसे ऐसे ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका लास्ट में बचेगा कितना 5 लाख ऋण का सृजन कर पाएंगे आप। कितना 5 लाख ऋण का सृजन कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। कितना 5 लाख ऋण का सृजन कर पाएंगे। आगे है कि भारत में निकट वर्षों
मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार निम्न रूप से पाया गया। देखिए, भारत में निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार निम्न रूप में पाया गया। निकट वर्षों में मुद्रास्फीति किस कारण बढ़ी है? निकट वर्षों में मुद्रास्फीति किस कारण बढ़ी है? तो देखिए, लागतें जो हैं वो बढ़ती रही हैं, ठीक है। जब लागत के बढ़ने से कीमतें बढ़ जाएं वस्तुओं की तो उसे लागत जन्य कहते हैं, और जब मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए तो उसे मांग जन्य कहते हैं। संरचनात्मक कोई दिक्कत से एक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए तो उसे संरचनात्मक स्फीति कहते हैं। लेकिन अगर निकट के वर्षों की बात करें तो मांग बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तुओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मांग जन्य स्फीति पैदा हो रही है। मांग अधिक होने के कारण वस्तुओं की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं। कह रहा है कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति का आर्थिक वृद्धि, कीमतों में स्थिरता, रोजगार की उत्पत्ति। तो देखिएगा, एक ऑप्शन जो है 28 क्या है? उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। और जब इस तरह का ऑप्शन हो तो जान लीजिएगा कि ये 99% सही होता है, ठीक है। उपरोक्त सभी सही बात है। राजकोषीय नीति जिसको राज्य तय करता है, मौद्रिक नीति जिसको आरबीआई तय करता है, आर्थिक वृद्धि भी इसका उद्देश्य होता है, कीमत में स्थिरता भी और रोजगार की उत्पत्ति भी। आगे देखिएगा, कह रहा है तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। वस्तु x बढ़ेगी तथा वस्तु y घटेगी। तटस्थता वक्र, ठीक है, यही सही होगा, क्योंकि एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ठीक, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, वस्तु y बढ़ेगी तथा वस्तु x घटेगी, ठीक है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। वस्तु x बढ़ेगी और स्थिर रहेगी, नो, बढ़ेगी तथा y नो, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। 29। अब देखिएगा, क्या ये सही? वस्तु x बढ़ेगी तथा वस्तु y घटेगी, ठीक है। यह भी सही हो सकता है, लेकिन x का y के प्रति प्रतिस्थापन पूछ रहा है, ठीक है, संयोग। आगे देखिए, कह रहा है कि 29वें का ना, ठीक, कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है, क्योंकि उदासीनता वक्र ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखाता है जहां पर समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के लिए दो वस्तुओं में से एक वस्तु को घटाना पड़ेगा, तभी एक वस्तु को बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो उदासीनता वक्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना जी, इंडिफरेंस कर्व। कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है क्या? अस्वीकारिता, परिवर्तन, पुनर्शोधन या उपयुक्त सभी। तो सार्वजनिक ऋण की भुगतान की स्थिति क्या है? सभी है, उपयुक्त सभी, सभी तरह से। 30वें का देखिएगा, सभी तरह से सार्वजनिक ऋण का भुगतान किया जाता है, ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है कि आय के आधार पर मांग की लोच में के लिए मांग ऋणात्मक होती है आवश्यक वस्तु के लिए, ठीक है, सामान्य वस्तु के लिए, निम्न श्रेणी की वस्तुओं के लिए, विभिन्न वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, आय के आधार पर मेन चीज ये है, ध्यान देना, आय के आधार पर मांग की लोच, ठीक है। किसके लिए मांग ऋणात्मक होती? जब आय बढ़ती है तो हम किस वस्तु की मांग को घटा देते हैं, तो वो हो जाती है निम्न श्रेणी की वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? निम्न श्रेणी की वस्तुएं, ठीक है। आय बढ़ती है तो हम निम्न श्रेणी की वस्तुओं को खरीदना बंद कर देते हैं। जैसे डालडा की अपेक्षा घी जो है उच्च श्रेणी का है, आप ऐसे कह सकते हैं कि घी की अपेक्षा डालडा निम्न श्रेणी का है, तो आपकी आय बढ़ेगी तो आप डालडा खाएंगे, घी खाने लगेंगे। और डालडा, रिफाइंड और घी तीनों में बात की जाए तो सबसे घटिया डालडा को समझते हैं, वनस्पति घी, उसके बाद रिफाइंड और सबसे उत्तम घी को समझते हैं,
ठीक ना जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके अर्थशास्त्र समझ में आएगा। कह रहा है कि अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किसने किया? अगतिशील मुद्रा, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। अगतिशील मुद्रा, देखिए 9% अर्थशास्त्री ए भी सही है और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ए भी सही है, तो ये दोनों सही है, इसलिए ए और सी आपका ऑप्शन सही होगा, ए और सी। क्लियर? अगला देखिएगा, कह रहा है भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? चालू खाते में घाटा, पूंजी खाते में घाटा, व्यापार संतुलन में घाटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा क्वेश्चन? 33 नंबर का जवाब जल्दी से आप दीजिएगा। तो ये देखिएगा, पूंजी खाते में घाटा किसको बताता है? असंतुलन की स्थिति में इच्छित होता है, ठीक है। किसमें घाटा हो जाएगा? तो भुगतान संतुलन में घाटा की बात करते हैं, पूंजी खाते में जब घाटा हो जाएगा। कह रहा है कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पैरेटो अनुकूलतम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेटो अनुकूलतम कहते हैं। कह रहा है कीन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थशास्त्र को उबारने का अंतिम उपाय है उपभोग मांग, सरकारी व्यय, निवेश, मांग, उपरोक्त सभी। तो इसमें सरकारी व्यय सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब सरकारी व्यय। मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये ही कीन्स एक ऐसा अर्थशास्त्री था, यह उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, ठीक है, 1929 में। तब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सारे सिस्टम ही फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब अधिक उत्पादन हो जाए तो क्या करिएगा? मजदूरी को घटा दीजिएगा, ठीक है, मजदूरी को घटा दीजिएगा, अर्थव्यवस्था अपने आप फिर से, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने बता दिया कि मजदूरी अगर आप घटा देंगे तो उत्पादकों की लागत कम हो जाएगी और उनका लाभ बढ़ जाएगा, इसलिए वह और उत्पादन करने के लिए बाध्य होंगे, प्रोत्साहित होंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसका माइनस असर क्या होगा। माइनस असर यह होगा कि जब हम रोजगार मजदूरी कम कर देंगे तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो अपने आप उत्पादन पड़ा का पड़ा रह जाएगा, और जब उत्पादन पड़ा हो जाएगा तो उत्पादन किस बात का होगा, ठीक है, और ये माइनस रिवर्स में चलने लगेगा पूरी अर्थव्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तब ही अर्थशास्त्री कौन? कीन्स आता है और पूरे अर्थशास्त्र को बदल कर रख देता है। कहता है सरकारी व्यय बढ़ाइए, जनता में पैसा ताकि जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे तो जो पड़ा माल है वो बिक जाएगा और उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वह नए नए उत्पादन करेंगे और रोजगार फिर से बढ़ने लगेगा, लोगों के हाथ में आए जाएगी और ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, इसीलिए इसे कीन्सियन थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीन्सियन थ्योरी। आगे है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता, औसत स्थिर लागत, सीमांत लागत, साधनों का परिश्रमिक साधनों की सीमांत उत्पादकता। 36 का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। तो देखिएगा, यह सभी चीजें सही हैं, ठीक है, तीनों की तीनों सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। क्लियर? क्या सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर का चिन्ह इन्होंने छोड़ा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लगा दे रहा हूं, ये है बराबर, ठीक है। औसत स्थिर लागत बराबर सीमांत लागत, ठीक है, बराबर का निशान है यहां। साधनों का पारिश्रमिक साधनों की सीमांत उत्पादकता, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है? 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक। पारिश्रमिक यहां बीच में क्या है आपके? बराबर है, इसको ध्यान में रखकर पढ़िएगा, तब आपका प्रश्न सही होगा, ठीक है। और ये उपयुक्त
तीनों सही है। ठीक, टाइपिंग इधर हुआ है, खैर ठीक है। कह रहा है कि किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी जब ब्याज का 50% घटेगा। ब्याज का नहीं, ब्याज की दर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 भाई जल्दी से देखिएगा, ठीक है। ब्याज की दर, यहां दर है, ब्याज की दर होगा, ठीक है। ब्याज की दर घटेगी, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। मुद्रा की दूरदर्शिता मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी। बांड की कीमत तथा ब्याज की दर में संबंध प्रत्यक्ष और सीधा होगा। 37 का जवाब जल्दी से आप दीजिएगा। तो देखिएगा, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी, ये है सही आंसर आपका। कीन्स के अनुसार प्रतिष्ठित जो ब्याज का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, जाके पढ़िएगा एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। आगे कह रहा है कि राज्य के पास ही संपूर्ण साधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? राज्य मतलब सरकार, राज्य मतलब सरकार की जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे पकड़ होती है, पहुंच होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी, ठीक है। और जब पूंजीपति का हाथ होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, उसे पूंजीवाद कहते हैं। और जब दोनों मिला हुआ होता है, सह अस्तित्व होता है, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो वर्तमान में भारत में चल रही है। भारत में चल रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे प्रश्न है कि व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किया कौन? जेएस मिल, लुइस, एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। कौन कहा था? ठीक है, तो एडम स्मिथ ने कहा था। देखिएगा क्या कि व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, मतलब व्यापार से ही वृद्धि को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिएगा, नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार क्या है? मुक्त व्यापार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्माण, संचालन, हस्तांतरण, शिशु उद्योग तर्क। तो ये नवीन उद्योग को संरक्षण, शिशु उद्योग तर्क दिया जाता है कि जिस देश में अभी उद्योग छोटे छोटे पनप रहे हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया तो वो उद्योग नष्ट हो जाएंगे, उनका विकास ही नहीं हो पाएगा। शिशु उद्योग तर्क किसे कहते हैं? कह रहा है कि स्फीत की स्थिति में ऋण, स्फीत की स्थिति में ऋणी कहला, ऋणी को क्या दिक्कत होती है? ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को नुकसान होता है, ठीक है। फायदे में रहता है ऋणी, किस में रहता है? फायदे में, क्योंकि जब वो लिया रहता है पैसा तो पैसे की कीमत बहुत ज्यादा होती है, और जब स्फीत की स्थिति आ जाती है तो पैसे की कम कीमत होती है, तो उसे देने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर। और ऋणदाता नुकसान में रहता है। वहीं संकुचन के समय उल्टी स्थिति रहती है, संकुचन के समय ऋणी नुकसान में रहता है और ऋणदाता फायदे में रहता है, उल्टा स्थिति। कह रहा है कि नाइट का लाभ का सिद्धांत, नाइट, ठीक है। बीमा योग्य जोखिम, बीमा अयोग्य जोखिम, ठीक है, बीमा अयोग्य जोखिम की बात करता है, क्योंकि जिस का बीमा हो जाएगा, ठीक है, उसका तो कोई रिस्क ही नहीं है। और इनका सिद्धांत जो है अनिश्चितता के कारण है, नाइट अनिश्चितता, यानी बी और सी तीनों सही है। कौन? केवल गलत यही है, ठीक है, बी और सी तीनों सही है, ठीक है। बी आप ऐसे लगा दीजिए, यानी ए भी सही है, ए भी सही, और इस कुल मिलाकर बी और सी दोनों सही, नाइट। आगे देखिएगा, कह रहा प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपाय में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? ठीक है, अपस्फीति, अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण,
आयात नियंत्रण। मौद्रिक कह रहा नहीं भाई, जल्दी से बताइएगा मौद्रिक कौन सा नियंत्रण नहीं है? तो आयात नियंत्रण मौद्रिक नहीं है। आयात नियंत्रण क्या है? एक तरह से कोटा इसको कहते हैं। ये मौद्रिक नियंत्रण नहीं है कि इतना आना चाहिए, कोटा। ठीक है, आगे है, कह रहा है कि वाणिज्य बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता। ठीक है, कौन मांग जमाओं में क्या शामिल होता है? तो देखिएगा मांग जमा। ठीक, 44 प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए, आप निश्चित तौर पे निकाल रहे होंगे। तो देखिए, चालू खाता से आप हमेशा पैसा निकाल सकते हैं और बचत खाता से। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए सही कौन होगा? डी सही होगा। ठीक है, चालू खाता से हरदम पैसा निकाल सकते, बचत खाता से। सावधि जमा खाता मांग जमा नहीं होता, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होता है, उसको एक निश्चित समय पर ही तोड़ा जा सकता है। जो आपका एटीएम जुड़ा होता है वो बचत खाते से जुड़ा होता है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण का उपाय क्या है? नकदी भंडार, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं। तो सबसे प्रभावी तरीका पूछ रहा है 45। जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी। ठीक है, तो नकदी भंडार, इसे CRR कहते हैं। क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकदी भंडार। आगे है कि भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है तकनीकी, प्रतिरोधात्मक, चक्रीय या संरचनात्मक। तो 46 प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो ज्यादातर संरचनात्मक बेरोजगारी है। कैसी है? संरचनात्मक। यदि कृषि क्षेत्र में पूछी जाए तो अनैच्छिक बेरोजगारी है, जिसे अनैच्छिक करें, छिपी बेरोजगारी, छिपी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आभास लगान, ठीक है, दीर्घकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक है, अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक है। दीर्घकाल तो अस्थायी तो समझ में नहीं, अस्थायी वाले दोनों गलत है। अब दोनों बात है कि अस्थायी और अस्थायी में आपको देखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब जल्दी से दीजिएगा क्या है? तो देखिएगा, जो आभास लगान का संबंध है वो दीर्घकाल से मतलब, ठीक है, दीर्घकाल 47। ठीक है, आइए, और अल्पकाल में इसका तो मतलब ही निकल कर नहीं आ पाता है। कह रहा है कि वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती हैं कहलाता है संतुलन का बिंदु, उत्पादन बंद करने का बिंदु, अधिकतम लाभ का बिंदु। ठीक है, बी, अधिकतम उत्पादन बंद करने का बिंदु 48। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब क्या है? बी है, उत्पादन बंद होने का। परिवर्तनशील लागत ही केवल पूरा कर पाए तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, क्या उत्पादन ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। कह रहा है कि अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित और विज्ञान कहा गया है? तो अर्थशास्त्र की जो एडम स्मिथ की परिभाषा है, क्या धन संबंधी परिभाषा, इसके लिए इसे हम क्या कहते हैं? घृणित अर्थशास्त्र कहते हैं, घृणित विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि धन यह बताती है कि धन के लिए मनुष्य है, मनुष्य धन के लिए है, ना कि धन मनुष्य के लिए है। ठीक, इसीलिए चोरी चमारी हर चीज बढ़ जाती है, तभी आती है आपकी कल्याण संबंधी परिभाषाएं। परिभाषाओं को आप जानते हैं अर्थशास्त्र में 5 भागों में बांटा गया। पहली परिभाषा, ठीक है, कौन सी? धन संबंधी परिभाषा, जिसके मुखिया थे एडम स्मिथ। फिर कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसके मुखिया थे मार्शल। फिर चुनाव संबंधी परिभाषा, कौन सी? चुनाव या सीमितता संबंधी परिभाषा, रॉबिन्स की। इसके बाद आती है आपकी क्या? आवश्यकता विहीन परिभाषा, किसकी? जेके मेहता की। इसके बाद विकास संबंधी परिभाषा सैमुअल्सन की। तो घृणित परिभाषा धन संबंधी परिभाषा को कहा गया। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? महबूब उल हक ने। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक है, यूएनडीपी
डीपी ने 1990 से इसको क्या किया है, अपनाया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, हम लोगों का सफर कहां तक चलाया है, 50 तक चलाया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50। तो 12 क्वेश्चन और हैं, आप देखिएगा कि कितना सही हो रहा है आपका। जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती, स्वतः, ठीक है, आती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा के मूल्य में स्वतः आए तो उसे अवस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अवस्फीति कहते हैं, स्वतः आए। ठीक है। कह रहा है कि समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई थी। समावेशी वृद्धि, 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी दिया गया था। ठीक है। और 12वीं में और अधिक तीव्र समावेशी इसमें जुड़ा, और अधिक तीव्र समावेशी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है ना, इनकी थीम थी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। एकाधिकार मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। ठीक है। एकाधिकार मांग वक्र धनात्मक अधिक लोचदार होता है। नहीं, देखिएगा, पहली बात तो ऋणात्मक सबका होगा, धनात्मक का मतलब ही नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, जहां जहां धनात्मक है पहले खोज कर काट दीजिए। ठीक है। हाँ, बाकी हर जगह ऋणात्मक है। ठीक। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप देखिएगा, एकाधिकारी वक्र ऋणात्मक होता है और कम लोचदार होता है। देखिए, लोचदार कैसे पता चलता है, वक्र ऐसे है तो ये अधिक लोचदार नहीं है। ठीक है। और ऐसे है तो ये लोचदार है। ठीक है। ये कम लोचदार और ये अधिक लोचदार है। समझ में आई बात। आगे देख लीजिए, कह रहा है केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहत मुद्रा कहलाती है। बृहत मुद्रा, ठीक है, ये सब M1, M2, M3, M4 बृहत मुद्रा। अरे मुद्रा के स्वरूप हैं, इनको मुद्राओं में क्या क्या बांटा गया है। इसका स्वरूप है 54 में बृहद मुद्रा किसे कहते हैं, तो M3 को क्या कहते हैं, बृहद मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद मुद्रा। हाँ, जैसे जैसे M1 से M4 की तरफ बढ़ते हैं तरलता घटती जाती है। सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, M1 है, और सबसे कम तरल M4 है। सबसे अधिक तरल, सबसे कम तरल, और ये है बृहद मुद्रा। क्लियर। हाँ, तरल का मतलब जिसको सबसे आसानी से खर्च किया जा सके, सबसे आसानी से खर्च किया जा सके। ठीक है ना जी। कह रहा है कि नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो देखिएगा, पहली किस पर थी, हैरत-डोमर मॉडल पर थी, दूसरी महानलोबिस पर थी। ठीक है, कौन सी, दूसरी 55। तो 55 जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, उद्योगों पर। ठीक है, पहली पर कृषि पर ध्यान दिया गया था। पहली थी डोमर, हैराल्ड डोमर मॉडल पर, और ये है कौन सी, महाल नोबिस मॉडल पर। ठीक है, पहले में कृषि पर ध्यान और दूसरे में उद्योग पर। अगला प्रश्न है कि BIS का अर्थ है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स 56 का जो आंसर है, देखिएगा 56 का जो आंसर है, दोनों सही किया था आयोग ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो बी और सी दोनों सही। आगे देखिए, कह रहा है कि कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है। कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है आय पर, जनसंख्या पर, रुचि, आदतें और प्रवृत्ति पर। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि किस पर निर्भर करती है, तो उपरोक्त सभी पर। ठीक है, जहां उपरोक्त सभी रहता है लगभग लगभग वो चीजें सही होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न क्या है कि रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं में उड़ान की अवस्था निवेश की आवश्यक दर क्या है। उड़ान की अवस्था 58 क्वेश्चन नंबर। ठीक, जल्दी से बताइएगा। तो 10 से 15 जो है कहां है, ये है उड़ान की अवस्था। ठीक है, रोस्टो। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वहां है। अभी आप ये क्वेश्चन मिला था, देखिए सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, सीमांत लागत बराबर यही है MC बराबर MR, आगम मतलब, तो पहला ही सही होगा इसमें। 59 क्या, 59 का A, MC बराबर MR। और 60वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। क्या होता है, सीमांत उत्पाद शून्य, और औसत उत्पाद ऋणात्मक होता है। सीमांत को शून्य करिए, यानी सी सही है। ठीक है, सी। इसका फिगर जब आप बनाएंगे, ये फिगर आपको खूब काम करेगा। ठीक है, देखिए ये होता है और यहीं से, ठीक, ये और ये आपका क्या, TU कुल उत्पाद, और ये आपका इस तरह से ये है MU सीमांत उत्पाद। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आगे कह रहा है कि 1991 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं था। लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति, निजीकरण, विदेशी निवेश संरक्षण। तो देखिए A, B और C, 61 प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो D नहीं होगा, संरक्षण। बाकी आप जानते हैं LPG। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्या, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, ये तीनों पर विशेष ध्यान दिया गया था। और इसको मनमोहन नरसिंहा राव नीति के नाम से भी जानते हैं। मनमोहन, अभी जल्दी में निधन हो गया, मनमोहन सिंह एवं नरसिंहा राव नीति। ठीक है, क्योंकि 1991 में अर्थव्यवस्था भारत की बहुत चरमरा गई थी, जिसको पटरी पर लाने का काम यही दोनों अर्थ, एक प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह साहब थे। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन अगला है, विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद पाया गया। क्या, फेरा, ट्रिप्स, फेमा, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर का जवाब जल्दी से आप दीजिएगा। ठीक है, तो क्या पाया गया, A, B, C। ठीक, जल्दी से जवाब दीजिए। ट्रिप्स क्या पाया गया, ट्रिप्स पाया गया जब समझ में आई बात। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के क्रियान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई। क्रियान्वयन है ये शब्द, क्रियान्वयन। ठीक है, जोत का सीमाबंदी, जोत की चकबंदी, जमींदारी,
व्यवस्था का अंत, भूमि स्वामित्व का अधिकार। प्रश्न नंबर 63 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो जान रहे हैं कि भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक क्रियान्वयन सबसे अधिक पाया गया क्या? जोत की सीमा बंदी। तो इस तरह से आपके 63 प्रश्न यानी 62 प्रश्न जो थे उसकी सीरीज समाप्त होती है। आप जो क्वेश्चन देखिए, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं उसको एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जब वो क्या आएगा प्रश्न डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस लेते हैं विदा। आप अपना आकलन करिए और जो पोर्शन है कमजोर उस पर एक बार फिर से किताब खोलिए, मनन करिए और दोहरा लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।